हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के रिस्क के बारे में, जो रिस्क इंटरनेशनल बिजनेस से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद हम इंटरनेशनल बिजनेस में जो की प्लेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम डिफरेंट टाइप के इंटरनेशनल बिजनेस के रिस्क को समझेंगे। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो की पार्टीज़ हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, वो है सेलर और बायर। सेलर जिसे हम एक्सपोर्टर, वेंडर और सप्लायर भी बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ बायर जिसे हम इंपोर्टर, परचेजर और कंसाइनी बोलते हैं। बायर ओनरशिप लेता है अपने गुड्स की, डिलीवरी लेता है, वहीं दूसरी तरफ सेलर जो है वो अपने मटेरियल को एक्सपोर्ट करता है बायर को ऑन एग्रीड टर्म्स ऑफ प्राइस एज वेल एज टर्म्स ऑफ डिलीवरी। तो ये हमने सेलर और बायर को समझने की कोशिश करी, जो कि की पार्टीज़ हैं। अब आगे हम देखते हैं एक्सपोर्टर, जिसके कि डिफरेंट नाम मैंने आपसे शेयर किए, सेलर, शिपर, कंसाइनर, वेंडर और एक्सपोर्टर, ये सारे एक ही नाम है। वहीं दूसरी तरफ इंपोर्टर है, जिसके कि डिफरेंट नाम है कंसाइनी, बायर, परचेजर और इंपोर्टर। सेलर आप देख रहे हैं, इसमें सेलर के पॉइंट पे एक हाथ है जिसमें नोट्स है, वहीं दूसरी तरफ बायर की तरफ एक वेसल दिखाई दे रहा है जिसमें कि कंटेनर लोडेड है। सेलर का जो कंसर्न है वो रहता है कि उसको उसके जो शिपमेंट है उसके अगेंस्ट में उसे पेमेंट मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ बायर जो है वो मटेरियल की डिलीवरी के लिए उसका फोकस होता है, वो जल्दी से जल्दी टाइमली अपनी डिलीवरी चाहता है जो मटेरियल उसको चाहिए। तो यहाँ पे जो कंसर्न है सेलर के लिए मनी पेमेंट कंसर्न है, वहीं दूसरी तरफ बायर के लिए उसका मटेरियल कंसर्न है। और इनकी अपनी सेपरेट लायबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें हम आगे और डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों दूरबीन से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडियन एक्सपोर्टर है जो कि पेमेंट को देख रहा है कि उसे उसके मटेरियल की पेमेंट उसे मिल जाए। तो एक्सपोर्टर जो है वो पेमेंट के लिए का कंसर्न उसके दिमाग में है। वहीं दूसरी तरफ जर्मन इंपोर्टर अदर साइड पे है जो दूरबीन से शिपमेंट देख रहा है। देखिए पेमेंट आई एक्सपोर्टर के पास, वहीं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दूसरी तरफ ये मटेरियल इंपोर्टर को मिला। तो अब हम इस स्लाइड से समझ सकते हैं कि इंपोर्टर का कंसर्न जो है वो मटेरियल को लेकर के है और वहीं एक्सपोर्टर का कंसर्न पेमेंट को लेकर के है। डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट करेंसी के बावजूद लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आते हैं। तो ये उनका करेज ही है और वो रिस्क लेते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं ग्लोबली। तो हम भी अपने इसमें अच्छी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये एक पूरा ट्रांजैक्शन एक फ्रेम में सेट होता है। तो यहाँ पे हमें शुरुआत करने के लिए देखना होगा कि एक्सपोर्टर को पेमेंट टाइम पे मिल जाए, वहीं दूसरी तरफ जो इंपोर्टर है उसे शिपमेंट को जो है वो टाइमली वहाँ पे उसे मिल जाए। तो ये एक एंगल है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के उसको समझने का। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप ब्लू बॉक्स देख रहे हैं और मैं ये बता रहा हूँ कि 100% एडवांस जब कभी किसी एक्सपोर्टर को मिलता है तो 100% एडवांस जो एक्सपोर्टर पाता है तो वो उसके लिए सबसे ऑप्टिमम और फेवरेबल कंडीशन होती है। यहाँ पर एक्सपोर्टर सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील करता है और उसे क्योंकि रिस्क नहीं रहता, उसे पेमेंट एडवांस में मिल गई होती है। वहीं दूसरी साइड पे आप देखिए, अगर उसे एडवांस 10 से 50% के बीच में मिला है तो वो वो मैनेज कर लेता है चीज़ों को, फिर भी खुश होता है कि कुछ एडवांस उससे मिल गया। और तीसरे पॉइंट पे आप देख रहे हैं एलसी पेमेंट। एलसी पेमेंट में बैंक का इन्वॉल्वमेंट और डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है वो खुश नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन पे अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वहीं चौथी कंडीशन है जहाँ पर सेलर को एक्सपोर्टर को क्रेडिट पे माल बेचना हो। अब अगर क्रेडिट पे माल बेचना होगा तो ये स्थिति उसके लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक है, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा टेंशन ले रहा है। उसे ये चेक करना होगा कि इंपोर्टर जो है उसकी क्रेडिट वर्थीनेस है कि नहीं है। इसके साथ साथ वो ये भी देखेगा कि जो इंपोर्टर है वो कहीं बैकआउट ना कर जाए, कहीं ऐसा ना हो वो डिनाई कर दे, परफॉर्मेंस ना करे। तो यहाँ पर ये चैलेंजेस उसके लिए रहेंगे एक्सपोर्टर के लिए। तो वो सबसे ज़्यादा चिंतित है जब उसे क्रेडिट पे माल बेचना होगा और सबसे ऑप्टिमम खुश रहेगा जब वो एडवांस में लेगा। इसी तरीके से
जैसे अगर आप देखें तो ब्लू बॉक्स इंपोर्टर को दिखा रहा है। इंपोर्टर के केस में सिचुएशन अलग हो जाती है। जब वो 100% एडवांस देता है तो वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा चिंतित होता है। देखिए, एक्सपोर्टर की खुशी इंपोर्टर के लिए चिंता का विषय बन गई, क्योंकि इसने 100% एडवांस दिया। अब ये परेशान भी हो सकता है कि उसकी शिपमेंट कब आएगी, टाइमली डिलीवरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो क्वालिटीज़ में जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए। इसके बाद जब वो एडवांस 10% से 50% के बीच में करता है तो सिचुएशन थोड़ा सा मीडियोकर सिचुएशन रहती है। एलसी पेमेंट में इंपोर्टर खुश रहता है, क्योंकि एलसी के पेमेंट में उसको, क्योंकि बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो एक एश्योरेंस रहता है कि हाँ पेमेंटें मिल जाएंगी। चौथी कंडीशन, अगर इंपोर्टर को क्रेडिट पे माल मिल जाए तो ये सबसे उसके लिए ऑप्टिमम है कि उसको जो है 60 दिन 90 दिन की क्रेडिट मिल जाए तो वो उसके लिए बड़ा अच्छा है। इस पीरियड को वो मतलब जो अपनी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है उसको भी मेंटेन कर लेता है। और इसके साथ साथ ये सबसे ऑप्टिमम कंडीशन है अगर इंपोर्टर को क्रेडिट पे माल मिल जाए, उसे एक क्रेडिट पीरियड मिल जाए। तो यहाँ पर आपने एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का ये प्रेजेंटेशन देखी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटरनेशनल बिजनेस के जो मेन रिस्क मैंने कवर अप किए हैं, जो इंपॉर्टेंट रिस्क हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाम है ट्रांसपोर्टेशन रिस्क का, उसके बाद करेंसी एक्सचेंज रिस्क, क्वालिटी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, नॉन पेमेंट रिस्क और नॉन डिलीवरी रिस्क। ये रिस्क जो है वो एक्सपोर्टर एज वेल एज इंपोर्टर दोनों के लिए लागू होते हैं। दोनों के लिए सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज होंगे, लेकिन ये टोटलिटी में इंटरनेशनल बिजनेस के रिस्क हैं। तो अब हम इन्हें एक एक करके पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से समझेंगे। शुरुआत कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन रिस्क की। एक्सपोर्टर के वेयरहाउस से लेकर के जब तक गुड्स इंपोर्टर की फैक्ट्री या उसके प्रेमाइसेस में नहीं पहुंच जाता, इस दौरान जितना भी रिस्क है वो ट्रांसपोर्टेशन रिस्क में आता है। आप देख सकते हैं एक्सपोर्टर के वेयरहाउस में कंटेनर में लोडिंग हुई, उसके बाद ट्रक आउट हुआ, फिर रेल ऑपरेटर के थ्रू हैंडल किया गया शिपमेंट को, और फिर जाकर के वो शी पोर्ट पे उसकी बर्थिंग कराई गई। तो यहाँ पर डिफरेंट जो कैरियर्स हैं वो इन्वॉल्व हो गए और मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन रिस्क है ये बढ़ जाता है, क्योंकि हैंडलिंग कई अलग अलग उसमें कैरियर्स में हो रही है। यहाँ पर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि वो जो अपना सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें सारे अपने ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से बाइफरकेट कर लें और कैरियर्स को भी कर लें। अगला है क्वालिटी रिस्क। क्वालिटी रिस्क की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो क्वालिटी डिसाइड की गई है एज पर सैंपल वही चले। इसके लिए एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो करेक्ट पैकिंग करे और कूलिंग और रेफर कंटेनर्स का यूज़ करे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे अनराइप बनाना एक्सपोर्ट किया जाता है, कि अनराइप बनाना को भेजा जाए तो वहाँ जाते जाते उस ट्रांजिट पीरियड में वो पक जाए। तो क्वालिटी को कंट्रोल करना, क्वालिटी को मेंटेन रखना एक एक्सपोर्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, और उसे अगर वो अच्छी तरीके से कर लेता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी बनती है और उसे जो रिपीटेटिव ऑर्डर्स हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं, अगर वो प्रॉपर टेक केयर करता है सारी चीज़ों की कि मटेरियल इंपोर्टर को अच्छी स्टेज उस पर मिले एज पर क्वालिटी जैसा इंपोर्टर चाह रहा है उसकी क्वालिटी के हिसाब से अगर इंपोर्टर को मिल जाता है तो यहाँ पे सिचुएशन अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि जैसे जो चीज़ों है उन्हें मेंटेन रखा जाए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ करेंसी फ्लक्चुएशन की या फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, इसे एफएक्स फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं। एफएक्स फ्लक्चुएशन, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन एक ही चीज़ है, आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है छोटा सा कि अगर एक एक्सपोर्टर है जिसने 17 अगस्त 2021 को एक इनवाइस इशू की जो कि $15,000 की इनवाइस थी, और उस इनवाइस को इशू करते समय डॉलर का रेट था $1.76.88 का। जब पेमेंट उसे प्राप्त हुई 45 दिन के बाद, जो कि 1 अक्टूबर हुए 45 डेज के बाद, तो उस समय डॉलर का प्राइस जो है वो $75.10 हो गया, यानी कि डॉलर में कमी हो गई, $75.88 से $75.10 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पेमेंट मिला है वो 11,53,200 मिलना चाहिए था, लेकिन 11,26,500 मिला। तो इस केस में एक्सचेंज लॉस हो गया एक्सपोर्टर को $26,700 का, जो कि लगभग $356 का है। तो इस लॉस को कैसे किया जाए, इसके लिए हेजिंग के प्रिंसिपल होते हैं, काफ़ी वास्ट विषय है, उसे हम सेपरेट डील करेंगे। यहाँ पर हमने आपको एक ग्लिम्स दिया है खाली। अब बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल रिस्क के बारे में, तो मेरे जहन में जो सबसे अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल आ रहा है वो आ रहा है तालिबान ने जो अफगानिस्तान का टेक ओवर किया, वो अपने आप में एक पूरा जो कंट्री को हिला देने वाली बात थी। अगस्त 2021 में तालिबान ने कैप्चर कर लिया पूरा अफगानिस्तान और वहाँ पर
तालिबानी शासन जो है वो होने लगा। अब हमें ये सोचना है कि जब इंडिया जो है मेनली हींग जो है उसे इंपोर्ट करता था तालिबान से, तालिबान की हींग काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी, और इसके साथ साथ जो जीरा है वो भी तालिबान से, अफ़गानिस्तान से आता था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, पूरी चीज़ें इधर उधर से हो गई, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब जिन लोगों ने तालिबान अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट कर रखा है, उनके पेमेंट्स जो है वो एक एम्बिग्यूटी सी उसमें आ गई है। तो जिस कंट्री के साथ आप डील कर रहे हैं उसको भी अच्छे तरीके से समझना बहुत बेहतर ज़रूरी है। नॉन पेमेंट का रिस्क के बारे में अगर बात करी जाए तो ये बिल्कुल एक प्रोवर्ब है कि ए सेल इज़ ए गिफ्ट अनलेस अनपेड, यानी कि अगर आपने सेल करी है और आपको पैसा नहीं मिला तो वो गिफ्ट ही है। आपका बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, या वो पेमेंट डिफ़र कर रहा है, डिले कर रहा है, आपको पेमेंट टाइमली नहीं मिल रही है, तो पेमेंट के पॉइंट पे हमें केयरफुली अपनी पेमेंट टर्म्स को डिसाइड करना चाहिए और टेक केयर करना चाहिए। यही अपार्ट फ्रॉम अगर पेमेंट की बात करें थे, अब हम डिलीवरी की बात करें। डिलीवरी में आप देखें, इंपोर्टर को जो है टाइमली डिलीवरी चाहिए होती है कि मटेरियल उसे टाइम पे मिले। वहीं दूसरी तरफ उसे अपने सप्लायर का भी वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए कि वो सही लोगों से ले रहा है मटेरियल कि नहीं, ऐसा तो नहीं वो किसी स्कैम में फंस रहा हो कम प्राइस के चक्कर में। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपकी नॉलेज इसमें बढ़ी होगी, आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप www.eximcoach.com पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। वहाँ पर सारी डिटेल्स दे रखी हुई हैं, हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।